तो हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे हमारे फिजिक्स का सेकंड बुक का 14th चैप्टर, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है। तो मैंने आपके ग्रुप में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नोट्स भेज दिए हैं। नोट्स मैंने बनाए हैं धीरे धीरे। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहले चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया हमने कि चालकता के आधार पर पदार्थों को हमने 3 भागों में बांटा जा सकता है: एक चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया पहले, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें परम शून्य ताप पर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो चालक होते हैं इनमें आवेश आसानी से गति करते हैं, धारा का प्रवाह होता है। इनकी जो प्रतिरोधकता है 10⁻² से 10⁻8 इतनी रेंज में होती है। उदाहरण जितनी भी धातुएं सारी कुचालक होती हैं, चालक होती हैं। कुचालकों की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, आवेश वाहक गति नहीं करते, धारा का प्रवाह नहीं होता। इनकी प्रतिरोधकता 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर तक होती है। जितनी भी अधातुएं हैं या कागज है, पानी है, आसुत जल, अभ्रक, माइका वगैरह जो भी हैं, ये सब कुचालक वस्तुएं होती है। जैसे लकड़ी भी कुचालक होती है, हमारा प्लास्टिक कुचालक होता है। अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक परम शून्य ताप पर या फिर 0 डिग्री केल्विन ताप पर तो कुचालक होते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी प्रतिरोधकता इनसे तो ज़्यादा होगी, तो चालकों से थोड़े ज़्यादा है और कुचालकों से कम। तो इनकी प्रतिरोधकता 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होती है। इनके उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपने पढ़ा। उसके बाद अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर मुक्त आवेश नहीं होते, सामान्य ताप पर मुक्त आवेश हो जाते हैं और अर्धचालक कहलाते हैं। तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक अकार्बनिक, CDS, AG, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइट, या फिर इंडियम फॉस्फेट, एंथ्रासीन, मादी थेलियोसानीस, पॉलीएनिलीन, पॉलीपायरोल। ये सब हमने पढ़ लिए एक बार पहले। अब ये भी पढ़ लिया कि सामान्य ताप पर जो सारे बंद होते हैं 0 केल्विन ताप पर, ये सब आपस में बंधे हुए रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता जो कि गति कर सके। इसलिए जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ के गए। ये इलेक्ट्रॉन गया तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ के गया। ये तो क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना। तो इस तरह से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन होल का जोड़ा बन जाता है, युग्म का निर्माण होता है, जो फिर किसका प्रवाह करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। उसके बाद हमने ऊर्जा बैंड पढ़ा। ऊर्जा बैंड क्या होता है? ऊर्जा बैंड बस इतना से ध्यान रखो कि परमाणु जो होता है, परमाणु में अलग बहुत सारे कक्षक होते हैं। जब कक्षक पास पास आते हैं, परमाणु पास पास आते हैं, तो कक्षक अंतःक्रिया करते हैं और बैंड बनाते हैं। कक्षक ही क्या है? बैंड है। कक्षक बस पास पास आ गए, 2 परमाणु के, 3 परमाणु के, n परमाणु के कक्षक पास पास आ गए, तो वो क्या बन गया? बैंड। इनकी ऊर्जा लगभग लगभग, एक बैंड की ऊर्जा पूरी समान रहती है, मतलब लगभग लगभग समान रहती है। वैसे बैंड की भी ऊर्जा डिफरेंट होती है कि एक यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, लेकिन अंतर जो होता है बिल्कुल बहुत कम होता है। मतलब इतना ज़्यादा हम देख नहीं सकते अंतर इसका, तो हम एक ही मान लेते हैं कि ऊर्जा इसकी समान है। तो इस तरह से बैंड होते हैं। जब सबसे ऊपर वाला बैंड है, जो बाह्यतम कोश वाले का जो बैंड बनेगा, वो संयोजी बैंड होता है। संयोजी बैंड के ऊपर जो खाली बैंड होता है उसे हम चालन बैंड बोलते हैं। इस आधार पर हम चालकों और कुचालकों को और अर्धचालकों को समझा सकते हैं। चालक क्या होते हैं? जिनके चालन बैंड में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और आधा भरा हुआ रहता है। मतलब आधा क्या, आंशिक भरा हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ है और बाकी खाली है। यानी कि इसका जो बैंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें भरा हुआ ऊर्जा स्तर है और आगे रिक्त है। यानी कि दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो बिल्कुल 0 है। ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो जो चालक होते हैं उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। इतना ज़्यादा ऊर्जा अंतराल होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाते और धारा का चालन करते ही नहीं है। लेकिन अर्धचालकों में जो अंतर है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जिससे धारा का चालन आसानी से हो जाता है तापमान बढ़ते ही। जैसे सिलिकॉन के लिए जो अंतर है ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इंडियम एंटीमाइड क्या बोलते हैं, एसबी क्या होता है? एंटीमनी। हाँ, तो जो भी है उसका 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। अब जो होते हैं चालक, अर्धचालक जो होते हैं हमारे, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों को हम बोलते हैं नेज अर्धचालक, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है। मतलब प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जो होते हैं नेज अर्धचालक। इनका हमें पता है कैसे होता है इनमें धारा का चालन। सामान्य ताप पर तो धारा का चालन नहीं होता, लेकिन ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े बनते हैं और इलेक्ट्रॉन होल का जोड़ा जो होता है वो धारा का प्रवाह करने लगता है। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने, अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मात्रा में उतने ही होल होते हैं। और दूसरा था अपद्रव्य अर्धचालक। इनमें हम क्या करते हैं, क्योंकि नेज अर्धचालकों की चालकता कम होती है, इनकी चालकता कम होती है, तो चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई, तो पी प्रकार की अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, जब इसमें क्या करते हैं हम किसी
नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व क्या क्या होते हैं हमारे? वे तत्व जो 13वें वर्ग के तत्व हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब तत्व क्या है, इनकी अशुद्धि जब मिला दी जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब ये अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, इस अशुद्धि को मिलाने से, जैसे हमने एल्यूमिनियम मिलाया, सिलिकॉन वाले में एल्यूमिनियम मिला दिया, तो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, लेकिन एक जो चौथा है सिलिकॉन है इसके पास में, उससे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इसके पास है नहीं, तो वो जगह खाली रह जाती है। इस जगह खाली को बोलते हैं हम होल। इसी तरह से कहीं और एल्यूमिनियम होगा, उसकी जगह खाली हो जाएगी, कहीं एल्यूमिनियम होगा, उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो इसमें क्या होते हैं, होल बहुत ज़्यादा होते हैं, होल बन जाते हैं बहुत सारे। अब जैसे सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, उन इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से भी होल बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें मुक्त और होल भी होंगे, लेकिन होल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो पी टाइप के अर्धचालकों में जो आवेशवाहक जो गति करते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं वो होल होते हैं। अतः होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है, और होल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक बोल देते हैं। इसी तरह से एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? जब किसी अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाएं किसी पंचसंयोजी तत्व की, पंचसंयोजी तत्व यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक या फिर एसबी, एंटीमनी या फिर बिस्मिथ, इनकी अशुद्धि मिलाएं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अब इनकी अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, क्योंकि इनकी संयोजकता 5 होती है, यानी कि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने फास्फोरस मिला दिया, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, यह एन प्रकार का अर्धचालक हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, तो ये एन प्रकार का अर्धचालक है। इसी तरह से एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मान लो हमने 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन मिला दिए, 1000 इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट मिला दिए फास्फोरस, तो हमारे पास 1000 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? होल। होते दोनों हैं, आवेश पी टाइप में और एन टाइप में दोनों होंगे, क्योंकि पी टाइप में होल ज़्यादा है इसलिए वो पी टाइप का है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए वो एन टाइप का है। अब एक मैंने होमवर्क लिखा था तुम्हारे लिए कि एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो तुम्हें करना है। अब कैसे करना है, एक तरफ पी टाइप के लिखो, एक तरफ एन टाइप के लिखो। पी टाइप में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, इधर पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, इधर बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इधर बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इधर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस। इनकी जो अशुद्धि मिलाते हैं उन्हें ग्राही अशुद्धि बोलते हैं। इधर जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे दाता अशुद्धि बोलते हैं। बस ये सब अंतर लिखते ना थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को हम जोड़ दें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पीएन अर्धचालक क्या होता है। पीएन जंक्शन हमने कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं कि पीएन कैसे बनता है, क्या काम होता है इसका। तो पीएन जंक्शन हम आज पढ़ेंगे फिर से। हम क्या करते हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, इनको जोड़ दें, तो इनके जोड़ने से जो संधि बनेगी, यहाँ पे जो जुड़े हैं ये संधि क्या कहलाएगी? पीएन संधि कहलाएगी। और ये जो युक्ति बनी ये पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगी। ये हमने पढ़ा था कल। ये तो संधि यहाँ जहाँ से ये जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? पीएन संधि। और ये जो पूरी युक्ति बनी इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, अब इसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि ये सतत बनी रहे, परमाणु स्तर पर इस तरह से जोड़ा है जाए कि सतत बनी रहे। अब ऐसा फेविक्विक से या फिर हमारे पास गोंद होती है तो उनसे तो जोड़ नहीं सकते इनको, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, असल में इसको पूरा एक सिलिकॉन का हमने अर्धचालक ले लिया, नेज अर्धचालक, और इसमें हम क्या करते हैं, आधे में हमने पी प्रकार की अशुद्धि मिला दी और आधे में एन प्रकार की अशुद्धि मिला दी। इससे क्या हो जाएगा, आधा तो पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा और आधा एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो इसको हमें दो अर्धचालकों को जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा आधा पी और आधा एन बन गया। तो पी और एन प्रकार का अर्धचालक इस प्रकार हम बना देते हैं अशुद्धि मिला के। मतलब एक ही सिलिकॉन में या फिर एक ही जर्मेनियम में हम आधे में पी टाइप और आधे में एन टाइप मिला देते हैं, तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन बन जाता है। अब पीएन जंक्शन जो हुआ तो इसमें असल में होता क्या है, जब जैसे मान लो हमने बनाया, इसके निर्माण होने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे मान लो जैसे हमने पीएन संधि डायोड बनाया, जैसे ही हमने पीएन संधि डायोड बनाया तो पीएन संधि निर्माण होते ही, जैसे मान लो पीएन संधि है और बीच में यहाँ पे, यहाँ से आधा आधा बटा हुआ है, यहाँ से हमने इसको दो भाग में बांट दिया, इस साइड में पी भाग है और इस साइड में एन भाग है। अब जो पी भाग है पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव में क्या होता है हमारे पास, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब होते हैं, सिलिकॉन नहीं सॉरी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह ये सब होते हैं। ये क्या है, तीन संयोजी है।
तीन संयोजी हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो खुद क्या बन जाएंगे, ऋणावेश बन जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया ना इनके पास, भाई माइनस चार्ज आ गया, तो ये खुद क्या बन जाएंगे, माइनस। तो पी वाले भाग में क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं, ऋणावेश आयन होते हैं बहुत सारे। और एन भाग में क्या होते हैं, एन भाग में नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं, इनके पास 5 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, तो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें बहुत सारे धनायन होते हैं और इधर बहुत सारे ऋणायन होते हैं। इन धनायनों और ऋणायनों के कारण क्या होता है, देखो, तो इधर क्या होते हैं, बहुत सारे ऋणायन होते हैं, ये ऋणायन है, इधर ये ऋणायन हो गया। और इस वाले इलाके में जो एन भाग है उसमें बहुत सारे धनायन होते हैं, ये हमने बहुत सारे धनायन बना दिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, इधर ऋणायन है और साथ में इन ऋणायनों के पास में क्या होते हैं, होल होते हैं। सबके पास में क्या होंगे, होल होंगे, तो ये होल बन गए। और इधर क्या होंगे, धनावेश है, धनावेश के पास सबके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या होगा, ये तो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, इनके साथ साथ इधर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इधर कहीं ना कहीं होल भी होंगे कुछ, जो कि अल्पसंख्यक है। इसी तरह से इधर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, यानी कि इस चित्र में हमने पीएन संधि बना दी, मतलब अब पीएन संधि बन गई, एक तरफ पी बन गया, एक तरफ एन बन गया। तो जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है, जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है, तो एन भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। एन भाग में बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। और पी भाग में बहुसंख्यक कौन है, होल बहुसंख्यक है। तो क्या होता है कि इधर होल की सांद्रता ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा है। तो कोई भी पदार्थ, तत्व या गैस या अणु, परमाणु तत्व, कोई भी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की कोशिश करता है। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब कोई पदार्थ जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। तो विसरण होने लगता है यहाँ पे। तो होल पी भाग से एन भाग की तरफ जाने लगते हैं, ये पी भाग से एन भाग की तरफ जाने लगते हैं। होल इलेक्ट्रॉन नहीं, होल पी भाग से एन भाग की तरफ जा रहे हैं। ये सारे होल किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एन भाग की तरफ। और एन में कौन ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेंगे, पी की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहे हैं, अपने पी की तरफ भाग रहे हैं कि चलो उधर चलते हैं, उधर ज़्यादा मज़े आएंगे, उधर इलेक्ट्रॉन कम है तो अपन आराम से रहेंगे, यहाँ तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, तो रहने में कोई मज़ा आएगा नहीं अपने को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति की उल्टी दिशा में क्या होती है, धारा बहती है। इधर तो होल ही जा रहा है, तो असल में यहाँ क्या हो रही है, एक धारा उत्पन्न हो रही है, आई। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, यानी कि विसरण धारा। क्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, विसरण धारा उत्पन्न होने लग जाती है। किसकी वजह से, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से। इधर से इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, ये इधर गति कर रहे हैं, इधर के बहुसंख्यक होल इधर गति कर रहे हैं। अब होल तो पॉजिटिव गति कर रहा है, तो पॉजिटिव की दिशा में धारा बहती है, और इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसकी उल्टी दिशा में धारा बहेगी। यानी कि धारा की दिशा दोनों के कारण क्या होगी, सेम ही होगी। और ये धारा को हम क्या बोलते हैं, विसरण धारा। विसरण धारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर विसरित हो रहे हैं और होल इधर से इधर विसरित हो रहे हैं, इसलिए हम विसरण धारा बोलते हैं। अब इस विसरण धारा से क्या होता है कि पी भाग में उपस्थित बहुसंख्यक होल संधि को पार करके एन भाग की तरफ जाने लगते हैं, और एन भाग के इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करके पी भाग की तरफ आने लगते हैं। जिससे क्या होता है, जो संधि के पास वाला इलाका है, जैसे ये संधि को पार करेंगे तो संधि के पास में यहाँ पे होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या हो जाता है, जब जैसे मान लो यहाँ खाली जगह है, खाली जगह इलेक्ट्रॉन, अब ये खाली जगह किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो खाली जगह है। तो इलेक्ट्रॉन आके क्या कर देगा, इस जगह को भर देगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो संधि के आसपास वाला इलाका है, संधि के आसपास वाला इलाका है, इस इलाके में मुक्त आवेशों की कमी होने लग जाती है। जो संधि के आसपास वाला इलाका है, इसमें क्या होता है, मुक्त आवेशों की कमी होने लग जाती है, और एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें क्या होता है, आवेशों की कमी होने लगती है। यानी कि इस क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ तक वाले क्षेत्र में कोई आवेशों की कमी हो जाती है। केवल आवेश किसके रूप में, आयन के रूप में। ये धनायन ऋणायन, ये धनायन ऋणायन, ये धनायन ऋणायन, ये ऋणायन और ये धनायन, बस ये आवेश है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन होल तो क्या हो गए, एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, खत्म हो गए एक दूसरे में। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने होल की रिक्ति भर दी तो वो क्या रहा है, खत्म हो गए। अब ये जो परत है, यहाँ पे क्या हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त होल की कमी हो गई। होल की क्या हो गई, कमी। कमी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय। इसलिए इस परत को हम क्या नाम देते हैं, अवक्षय परत। ये परत हमारी हो गई अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत में क्या होता है कि भाई बाकी तो आवेश है नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल तो है नहीं, तो केवल क्या है, धन आयन है और ऋण आयन है।
और धन आयन और ऋणायन की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है जिसकी दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। अब ये प्लस से माइनस की ओर जो विद्युत क्षेत्र है, ये इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है। भाई जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम रोधिका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? रोधिका विद्युत क्षेत्र। अब ये रोधिका विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। अब ये क्या करेगा? इधर से जो होल आ रहे हैं, भाई देखो, मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र इधर है और कोई धनावेश है, तो वो इसको इधर जाना होगा तो विद्युत क्षेत्र का उल्टे दिशा में जोर लगाना पड़ेगा इसको। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है और कोई आवेश इधर गति करेगा तो इसका विरोध करना पड़ेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? इस आवेश की गति को रोक रहा है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है क्योंकि इसके चार्ज माइनस है, तो माइनस क्यू ई बल लगेगा, तो ये आराम से जा सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। भाई इधर होल पे विरोध करेगा और इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उल्टी दिशा में। तो और अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में आने की कोशिश करे और कोई धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करे तो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा और होल को आने देगा। तो अब अगर यहाँ देखें हम ये तरीका, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इधर से होल इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो होल को तो क्या रोकेगा? होल को तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र रोकेगा और इधर से इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा। ये जो कम आवेश है हमारे पास, इधर इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो जाने देगा लेकिन होलों को रोकेगा। और वैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन की गति नहीं करने देगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति नहीं करने देगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति को रोकेगा और होल की गति होने देगा इधर से। यानी कि ये जो बीच में रोधिका विद्युत क्षेत्र बना, ये रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? अब जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है उनकी गति को तो रोकेगा और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति को प्रेरित करेगा। जिससे क्या होगा? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति होगी, भाई इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और होल इधर से इधर आएगा। उससे क्या होगा? एक विद्युत धारा और उत्पन्न होगी, उसे हम बोलते हैं अपवाह विद्युत धारा या फिर अपवहन विद्युत धारा। अपवहन धारा यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होगी। बहुत कम क्यों होगी? क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, वैसे ही मात्रा में कम है, तो मात्रा में कम है तो इनकी मात्रा भी कम होगी। इनकी वजह से ये जो रोधिका है, विभव रोधिका, इसका मान और बढ़ेगा। इसका मान और बढ़ेगा तो ये इसको और रोकेगा। भाई अपवाह ये क्या कर रहा है? ये विसरण धारा को तो कम कर रहा है, विसरण धारा को तो कम कर रहा है और अपवाह धारा को बढ़ा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो अवस्था होगी इसको बोलते हैं हम साम्य अवस्था। यानी कि अब हमारा पीएन संधि जो डायोड है वो बन के तैयार हो गया। यानी कि इस अवस्था में अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही इसमें इंटरनल। जब तक हम बाह्य विद्युत क्षेत्र ना लगाएं या फिर बाहर से कोई बैटरी ना जोड़ें तब तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब तो असल में हुआ क्या कि जब शुरू में, जब एक बार फिर से समझाता हूँ हुआ क्या असल यहाँ पे, कि जब हमने शुरू में पीएन संधि बनाई, तो पीएन संधि बनाने से क्या होगा? इधर बहुसंख्यक होल है, इधर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? इधर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर इलेक्ट्रॉन से इधर जाने की कोशिश करेंगे, होल इधर से इधर आने की कोशिश करेंगे। तो संधि के आसपास वाले इलाके में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में बट जाए, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाने के कारण यहाँ मुक्त आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी। मुक्त आवेश वाहकों की कमी होने से इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहकों की कमी होने से इस क्षेत्र को हम बोलेंगे अवक्षय परत। मुक्त आवेश वाहकों की कमी होने से इस परत को हम क्या बोलेंगे? अवक्षय परत बोलेंगे। अब इस अवक्षय परत के कारण क्या होगा भाई? इसमें केवल क्या बचे? अब धनायन बचे और ऋणायन बचे। मुक्त आवेश तो है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है। तो इस इलाके में ना तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ना ही होल है, इसलिए परत क्या कहलाती है? अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा क्या होगी? एन से पी की ओर। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? विसरण धारा को तो रोकेगा लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति को प्रेरित करेगा, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहक इधर से P से N की तरफ और N से P की तरफ गति करने लगेंगे। जिससे धारा जो उत्पन्न होगी उसे हम अपवहन धारा बोलेंगे। और धीरे धीरे अपवहन धारा का मान बढ़ेगा और विसरण धारा का मान कम होगा और एक समय ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट यानी कि अपवहन धारा और विसरण धारा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी और ये अवस्था जो होगी वो साम्य अवस्था कहलाएगी और पीएन संधि हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि पीएन संधि जब बनकर तैयार हो जाएगी तो हमारी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में बराबर हो जाएगी और हमारी जो पीएन संधि है ये क्या होगी? पीएन संधि हमारी जो होती है भाई, ना तो इसमें पी ज़्यादा होता है ना ही इसमें एन ज़्यादा होता है, सब बराबर मात्रा में होते हैं। यानी कि एक ये
उदासीन होती है। कोई तुमसे पूछे कि पी एन संधि पर कौन सा आवेश होता है, तो उसको ये बोलना है कि उदासीन आवेश होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब टोटल आवेश जीरो होता है उसका, जितने धनायन है उतनी ही मात्रा में ऋणायन है। ठीक, तो ये बात हुई हमारी, इस तरह से पी एन संधि बनी। अब पी एन संधि को हम क्या काम में लेंगे भाई, किसी सर्किट में लगाएंगे, किसी परिपथ में लगाएंगे, तो पी एन संधि हम इसको पी एन संधि बोलते हैं। अब पी एन संधि को हम प्रतीक चिन्ह जो है उसका प्रतीक चिन्ह होता है ऐसा, यानी कि पी वाला भाग जो है उसको त्रिभुज से दिखाते हैं और एन वाला भाग जो होता है उसको आड़ी रेखा से दिखाते हैं, तो ये पी एन है। अब इसको जोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हम पी को पॉजिटिव से जोड़ दें बैटरी के, या फिर पी को नेगेटिव से जोड़ दें बैटरी के, या तो नेगेटिव से जोड़ दें या तो यहाँ पॉजिटिव से जोड़ दें, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है पी, या फिर पी को नेगेटिव से जोड़ दें। दो तरीके हो सकते हैं, तो अब हम दोनों तरीके पढ़ेंगे, दोनों तरीके के बारे में जानेंगे कि पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब क्या होगा, पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे तब क्या होगा। इनके नोट्स जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से तुम लिख लेना। नोट्स बना दिए मैंने, मैं आज शाम को ही शेयर कर दूंगा वीडियो डालने के बाद ही, तो वहाँ से तुम नोट्स लिख लेना। ठीक है, तो जब क्या होता है इस तरह से जो संधि होती है उसे हम दो बोलते हैं, दो नाम दिए गए हमने। एक तो होता है अग्रदिशिक बायस, और इसको हम बोलते हैं बाइसिंग। इसको पॉजिटिव से जोड़ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग। हिंदी में इसका अभिनति बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम अभिनति है। और अभिनति तो कौन काम में लेता है आज के टाइम पे, तो बायस ही बोलते हैं ना, यानी कि अग्रदिशिक बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो अग्रदिशिक बायस पढ़ते हैं पहले, और दूसरे वाले को बोलते हैं पश्च बायस या फिर रिवर्स बायस। ठीक है, तो असल में क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, देखते हैं। ठीक है, तो जब पीएन संधि है हमारी, ये पीएन संधि है, इस पीएन संधि का पी सिरा, ये तो पी है और ये एन है, तो इस पीएन संधि का पी सिरा हम पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये होती है हमारी अग्र बायस। या फिर हम बोलने का इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हमारा पीएन संधि का, ये पी है ये एन है, पीएन संधि का जो पी सिरा है वो हो उच्च विभव पर, उसका वोल्टेज क्या हो हाई, और इसका वोल्टेज क्या हो निम्न विभव पर, निम्न विभव पर, यानी कि एन सिरा निम्न विभव पर, पी सिरा उच्च विभव पर हो। यानी कि ऐसे ऐसे देखो इसको, कि इधर तो हमने जोड़ दिया 5 वोल्ट और इधर जोड़ दिया 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और 2 वोल्ट ये उच्च सिरा उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। बैटरी में क्या होता है भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये जो उच्च सिरा होता है ये 10 वोल्ट पर है, और जो लो सिरा होता है वो 0 वोल्ट पर होता है, हमेशा यही होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अग्रबायस हुआ। अब अग्रबायस में क्या होता है, अग्रबायस में कैसे काम करता है हमारा संधि, तो हमारी जो संधि होती है वो कैसी होती है, इस तरह से होती है, बनानी पड़ेगी हमें संधि। बीच में इसके संधि है, इधर ऋणायन होते हैं बहुत सारे, ये ऋणायन ऋणायन, ये ऋणायन 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 ऋणायन, इधर बहुत सारे धनायन होते हैं। ये पीएन संधि है हमारी। ठीक है, ये पीएन संधि है भाई। अब इस पीएन संधि से क्या होगा, हमने एक बैटरी जोड़ दी अग्रदिशिक बायस में, यानी कि फॉरवर्ड बायस मतलब पी वाले हिस्से को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से। अब पी वाले हिस्से को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो कैसे काम होगा भाई, पी वाले को हमने पॉजिटिव से जोड़ा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र बना एक, भाई वोल्टेज जुड़ा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इधर से इधर एक बाहर से विद्युत क्षेत्र बना। लेकिन क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत का भी खुद का विद्युत क्षेत्र है इंटरनल ई आई। इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा एन से पी की ओर है, तो इसकी दिशा उल्टी है, बाहर वाले की दिशा सीधी है, तो ये क्या करता है, इसके मान को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसको कैसे बोलेंगे कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो ई आई है, ई आई यानी कि हमारा जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है उसका मान घट जाता है, और अवक्षय परत जो होती है, अवक्षय परत में जैसे इसका मान कम होगा, ये क्या कर रहा है, ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों को इधर से इधर आने से रोक रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर जाने से रोक रहा है, या फिर होल को इधर से इधर आने से रोक रहा है। तो जैसे ही इसका मान कम हुआ, बाहर से जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ा हमारा, तो छोटे वाले विद्युत क्षेत्र का, अंदर वाले विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। अंदर वाले विद्युत क्षेत्र का मान कम होते ही ये क्या करेगा, इधर से तो होलों को इधर भेजेगा और इधर से इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजेगा, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारे बढ़ जाते हैं। होल इधर से इधर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा धारा बढ़ेगी और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये जो धारा है ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये किसकी वजह से घूम रहे थे, ये तो विसरण की वजह से जा रहे थे ना। तो इससे क्या होता है कि विसरण धारा का मान बढ़ जाता है, विसरण धारा का मान बढ़ जाता है और अपवाह धारा का मान
कम हो जाता है। जब हमारी नॉर्मल पीएन संधि है, जब हमने कोई सी भी बाइसिंग नहीं की इसकी, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका जो विसरण धारा और अपवाह धारा है वो दोनों आपस में बराबर होती है। लेकिन जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी, तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने से क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग करने से इसका जो विसरण धारा है वो मान बढ़ जाएगा, और विसरण धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, इसलिए धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और हमारी जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत का मान कम हो जाता है। जो हमारी अवक्षय परत है इसका मान कम हो जाता है, जो विभव रोधिका है उसका मान कम हो जाता है, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कम हो जाता है, और बढ़ क्या जाती है, हमारी विसरण धारा बढ़ जाती है, जिससे पूरे परिपथ में आराम से धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होती है और ये लगभग अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब हल्का सा प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा अग्रदिशिक बायस में। तो ये तो बात हुई अग्रदिशिक बायस की। अग्रदिशिक बायस में क्या होगा कि जैसे ही हम अग्रदिशिक बायस लगाएंगे, यानी कि पी वाले सिरों को पॉजिटिव से और एन वाले सिरों को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे आंतरिक विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आएगी। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होने से बहुसंख्यक होल पी से एन भाग की ओर और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन एन भाग से पी भाग की ओर गति करने लगते हैं, जिससे विसरण धारा का मान बढ़ जाता है, अपवाह धारा का मान कम हो जाता है, अवक्षय परत का मान कम हो जाता है, विभव रोधिका का मान कम हो जाता है और सुगमता से धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में जो पीएन संधि है वो बहुत अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो ये क्या हुआ हमारा अग्रदिशिक बायस। दूसरा है हमारा पश्चदिशिक बायस। पश्चदिशिक बायस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमारा जो पी वाला सिरा है, जो पी वाला सिरा है उसको हम किससे जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दें। ठीक है, तो वही हम बनाएंगे हमारी संधि बड़ी सी, बीच में ये संधि है, यहाँ पर इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। भाई इधर तो ऋणायन है सारे हमारे पास, पी वाले भाग में तो ये ऋणायन ही है, और एन वाले भाग में क्या है, सब धनायन है। एन वाले भाग में सब धनायन है, एन वाले भाग में सब धनायन है, ये धनायन है, और ये बीच में क्या है, हमारी अवक्षय परत है, ये हमारी अवक्षय परत है। और जैसे ही हमने बैटरी को किससे जोड़ा, बैटरी को हमने पीएन संधि से जोड़ा, ये वाला हिस्सा पी है, ये वाला हिस्सा एन है, हमने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। तो जैसे ही इसको नेगेटिव से जोड़ा और इसको पॉजिटिव से जोड़ा, तो जैसे ही पॉजिटिव से जोड़ा तो विद्युत क्षेत्र क्या बना था हमारा, इस दिशा में बना था। अब हमारा विद्युत क्षेत्र उल्टी दिशा में बनेगा, ई दिशा में बना। जब इस दिशा में बना तो ये आंतरिक दिशा की ही सेम दिशा में बन रहा है। भाई हमारा इंटरनल जो विद्युत क्षेत्र है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा भी यही है और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है। दोनों की दिशा अगर सेम है तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र का मान और बढ़ जाएगा। भाई बाहर से आज जो विद्युत क्षेत्र आया वो भी इसी दिशा में लग रहा है, पहले से अंदर वाला भी इसी दिशा में था, तो हमारा जो टोटल मान होगा विद्युत क्षेत्र का वो मान बढ़ जाएगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इधर से आने वाले जो होल है बहुसंख्यक आवेश वाहक, उनको और रोकेगा, उनको और रोकेगा। तो क्या करेंगे, इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूर भागेंगे तो हमारी जो अवक्षय परत है जो पहले यहाँ तक थी उसका मान बढ़ के यहाँ तक हो जाएगा, मतलब अवक्षय परत जो है हमारी वो और चौड़ी हो जाएगी। इसमें यहाँ पे तो अवक्षय परत का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अवक्षय परत का मान बढ़ जाएगा। अवक्षय परत ये इतनी अवक्षय परत हो जाएगी, पहले तो इतनी सी थी भाई, नॉर्मली तो मान लो इतनी थी, जैसे हमने अग्र बायस लगाया तो इतनी रह गई थी, लेकिन अगर पश्च बायस लगाएंगे तो इससे बढ़ के कितनी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब अवक्षय परत का मान बढ़ जाएगा। अवक्षय परत का मान बढ़ने से क्या होगा, जो विसरण धारा है, विसरण धारा कम हो जाएगी। विसरण धारा कम हो जाएगी तो कौन सी धारा बचेगी हमारे पास, अपवाह धारा बचेगी। अपवाह धारा की दिशा क्या होती है, उल्टी दिशा में होती है, जो कि किसके कारण उत्पन्न हो रही है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत कम है तो इसमें बहुत हल्की सी धारा उत्पन्न होती है। यानी कि इस जब हमने पॉजिटिव को एन सिरे से और नेगेटिव को पी सिरे से जोड़ा, यानी कि पश्च बायस में जोड़ा, तो बहुत ही अल्प धारा बहेगी। ये अल्प धारा किसकी वजह से, अपवहन धारा की वजह से। अपवहन धारा किसकी वजह से थी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से अपवहन धारा होती है, जो कि अल्प धारा होती है, बहुत ही कम धारा, बहुत कम मान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा आपकी बारी में। जैसे ही पॉजिटिव को जोड़ दिया हमने इस एन से और नेगेटिव को माइनस से पी से जोड़ दिया, तो इस टाइम पे ये प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हाई प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और ये जो अल्प धारा उत्पन्न हुई, इस अल्प धारा का एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं उत्क्रम संतृप्त धारा, जिसका मान फिक्स होता है कि हाँ इतनी बहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बहेगी। तो ये हमारी दो अभिनीतियाँ हैं, दो अभिनति होती हैं, एक अग्रदिशिक अभिनति और एक पश्चदिशिक अभिनति। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी रहेगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अब कल मेरे ख्याल से कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हमारे जो
बुक है, जो हमारा कोर्स काफ़ी कम हो गया है, उस कोर्स के हिसाब से सिर्फ अभी हमारे ऑप्शन में जो कोर्स है उसमें अब क्या बचा है, वी और आई कैरेक्टरिस्टिक, वी आई अभिलाक्षणिक। यानी कि जब इसको पॉजिटिव अग्र बायस में फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ेंगे तो किस तरह से इसके वी और आई के बीच में ग्राफ बनेगा, और रिवर्स बायसिंग में जोड़ेंगे तो किस तरह से वी और आई के बीच में ग्राफ बनेंगे। तो बस अब वी और आई के बीच में ग्राफ देखना है इसके, और दिष्टकारी पढ़ना है कि पीएन संधि का हम दिष्टकारी के रूप में कैसे उपयोग लेते हैं। दिष्टकारी क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना दिष्टकारी होता है। मतलब जो युक्ति काम में ली जाती है, या फिर जो मशीन काम में ली जाती है, या फिर जो हमारे पास एक मशीन है वो दिष्टकारी होती है। दिष्टकारी का क्या काम होता है, एसी को डीसी में बदलने का काम होता है। तो ये इससे कैसे बनाते हैं हम, पीएन संधि से कैसे बनाते हैं, तो पीएन संधि पढ़ेंगे कल। एक बार फिर मैं पीएन संधि का रिवाइज करवा दूंगा कि पीएन संधि बनती कैसे है। कल मैं अब ऊर्जा बैंड वगैरह का इनका रिवाइज नहीं करवाऊंगा कल से। सिर्फ मैं कल पीएन संधि का रिवाइज करवाऊंगा, अग्रदिशिक बायस पश्च दिशिक के बायस में बताऊंगा, और फिर हम इनका वी और आई के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे और दिष्टकारी पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म कर देंगे कल। क्योंकि तुम्हारे इसमें अंकीय जो गणित है, यानी कि जो बूलियन अलजेब्रा है, 0 1 1 0, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, ये सब हट गए हैं सिलेबस से। तो तुम्हारा जो अगर पढ़ने का मन हो तो हम किसी दिन क्लास में बैठ के पढ़ लेंगे, क्लास में समझा दूंगा तुम्हें क्या होते हैं गेट, क्या कैसे काम करते हैं। तो ऑनलाइन में तो हम पढ़ेंगे नहीं। और ये सब चीज़ें जो है मैं एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन तुम्हारे जब आऊँगा स्कूल में तब भी पढ़ा दूंगा। तो अभी नोट्स बना के रख लेना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोशिश हो कि दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास में तुम्हें फेस टू फेस पढ़ाऊँगा तो अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तुम्हारे हल्की सी दिमाग में रहेगी बातें, वो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया घर में रहो, सर्दी से बचे रहो, बीमार ना हो, पढ़ाई करते रहो अपनी। 9 तारीख से प्रैक्टिकल की डेट आ गई है कि 9 जनवरी से प्रैक्टिकल होंगे इस बार, और इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा। वीडियोग्राफी भी हो सकती है स्कूल्स में, फ़ोटो खींचेंगे, डीईओ ऑफिस जाएंगे, डीईओ से बीकानेर जाएंगे फ़ोटोज़। तो सीबीएसई में तो पहले से ही होता है, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, और अब इस बार आरबीएसई में भी हो रहा है तो अपने भी फ़ोटो खींच जाएंगे। तो इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 9 जनवरी से प्रैक्टिकल हो जाएगा, 7 जनवरी से स्कूल खुलने वाले हैं, तो 7 जनवरी को सबको स्कूल आना ही आना है। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।